नमस्कार बंधुओं। 1857 के विद्रोह के संबंध में जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगा कि 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत उसका जो स्वरूप है, जिसके संबंध में अनेक भारतीय विचारकों तथा विदेशी विचारकों ने विचार व्यक्त किए हैं कि आखिर 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों ने जो जन आक्रोश व्यक्त किया था, उस जन आक्रोश को विभिन्न चिंतक किस दृष्टि से देखते हैं। तो पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय विचारक हैं, जिसमें राजनीतिज्ञ हैं, लेखक हैं और जो विश्लेषक हैं और इतिहासकार हैं अथवा जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों ने क्या विचार व्यक्त किए कि वो आखिर 1857 में हुआ क्या था, वो पूरे का पूरा जो घटनाक्रम था उसको किस रूप में वो स्वीकार करते हैं। इसी तरीके से अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो विदेशी विचारक हैं, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो जर्मन हों या दूसरे देशों के रहने वाले हों, उन्होंने इस भारत की पूरी घटना को देखा तो उन्होंने इसे किस रूप में स्वीकार किया और किस तरीके से इसका विश्लेषण किया है। तो इसके अंतर्गत आज मैं आपको बता रहा हूं कि विदेशी विचारकों के 1857 ईस्वी में घटित हुई घटना के बारे में क्या विचार थे, क्या मत था उनका। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली जो थे वो इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष थे। इंग्लैंड में जो है वाई पार्टी सिस्टम है, दो दलों की व्यवस्था है, एक है लिबरल पार्टी और एक है कंजर्वेटिव पार्टी। लिबरल पार्टी को लेबर पार्टी भी कहते हैं, यानी उदारवादी दल और अनुदारवादी दल। तो अनुदारवादी दल के जो नेता थे डिज़रायली महोदय, वो क्या विचार रखते हैं 1857 ईस्वी के घटनाक्रम के बारे में। जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया है, वो कहती हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इनका मानना यह है कि भारत के अंतर्गत 1857 में जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में अंग्रेजों के खिलाफ भारत के सभी लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, इसलिए उसको ये राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं। इसके बाद देखेंगे एल ई रीस। एल ई रीस एक अच्छे विचारक थे जिन्होंने विभिन्न पुस्तकें लिखी हैं। तो उनमें उन्होंने किस तरीके से इस घटनाक्रम को देखा है कि भारतीयों ने किस तरीके से ये युद्ध लड़ा और उसे किस स्वरूप में स्वीकार करते हैं रीस महोदय। तो वो कहते हैं ईसाई धर्म के विरुद्ध ये धर्म युद्ध था। वो इसको एक क्रूसेड की संज्ञा देते हैं, धर्म युद्ध की संज्ञा देते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज जब भारत आए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब यूरोपियन शक्तियां दूसरे देशों में गईं तो वो 3G सिस्टम लेकर के गई थी। पहले जी का मतलब था जी फॉर गोल्ड, यानी धन प्राप्त करना है। दूसरा था जी फॉर ग्लोरी, यानी कि गौरव प्राप्त करना है, गौरव बढ़ाना अपना। और तीसरा जी था जी फॉर गोल्ड। गोल्ड का मतलब भगवान यानी ईश्वर, यानी कि ईसाइयों का ईश्वर ईसा मसीह। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो ईसाइयत का प्रचार करना चाहते थे और कर रहे थे। जब हिंदुस्तान तमाम व्यापारी आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आए, तो उनके साथ में ईसाई मिशनरियां भी आई थी। तो उन्होंने आकर के भारत में विभिन्न प्रकार के विद्यालय खोले, विभिन्न तरीके से उन्होंने ईसाइयत का प्रचार और प्रसार करना शुरू किया और बहुत सारे हिंदू तथा मुस्लिम लोगों को तथा दूसरे समुदाय के लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास किया। तो रीस महोदय ये कहते हैं कि हमारे इसी प्रयास का परिणाम था कि जो भारत के हिंदू और मुस्लिम थे या अन्य धर्मावलंबी थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ईसाइयत के खिलाफ ये युद्ध कर डाला, ईसाइयत के खिलाफ ये क्रांति कर डाली, एक आंदोलन कर डाला। इसलिए इसको उन्होंने धर्म युद्ध की संज्ञा दी। अब देखेंगे एक और विचारक टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स जो थे, एक अंग्रेज विचारक थे, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं थी, बल्कि वो इसको बर्बरता और सभ्यता, बर्बरता से
सिविलाइजेशन जो है और अनार्की यानी कि अराजकता के बीच की लड़ाई बताते हैं इसको। वो ये कहते हैं कि अंग्रेजों का ये मानना था कि अंग्रेज दुनिया की सबसे सभ्य जाति हैं, ये उनका मानना था, और हम उसी सभ्यता का प्रसार करने के लिए दुनिया में निकले हैं, ऐसा उनका कहना था। और ये कह रहे हैं जिन क्षेत्रों में हम गए हैं वहां पर सिविलाइजेशन नहीं थी, सिविलाइज्ड पीपल नहीं थे, कल्चर्ड पीपल नहीं है, इसलिए हम उनको सिविलाइज करना चाहते हैं, लेकिन वो इस सिविलाइज जो कल्चर्ड हमारा वे है उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो बर्बरता में रहना चाहते हैं, अराजकता में रहना चाहते हैं। तो ये कह रहे ये उन दो चीजों की लड़ाई थी, एक मतलब सिविलाइजेशन की, कल्चर की, और दूसरी अराजकता की। तो इसलिए इसको उन्होंने ये दिया है, बर्बरता और अराजकता के बीच ये युद्ध था भारत में। इसके बाद एक दूसरे जो और विचारक हैं पर्सिवल स्पीयर। स्पीयर महोदय कुछ अलग विचार रखते हैं इसके संबंध में, और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि रूढ़िवाद और आधुनिकतावाद का ये संघर्ष था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was the struggle between modernization and the traditional values। कहने का मतलब ये था कि जो भारत के अंदर ट्रेडिशनल सिस्टम था वो बहुत जटिल था, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे वो मुस्लिमों का हो, चाहे किसी और का हो, और वो उस ट्रेडिशनल सिस्टम से बाहर नहीं आना चाहते थे। जबकि हम यानी कि जो अंग्रेज थे वो ये कह रहे हैं कि हम उन्हें मॉडर्नाइज करना चाह रहे थे, हम आधुनिक चीजों का विकास करना चाह रहे थे, आधुनिकता लाना चाह रहे थे, तो वो आधुनिकता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए ये संघर्ष हुआ, उनका ये कहना था। यानी ट्रेडिशनल सिस्टम और मॉडर्नाइज सिस्टम के बीच में ये संघर्ष था। यानी ट्रेडिशनल लोग जो थे वो अपने ट्रेडिशनल को आगे ले जाना चाहते थे, अंग्रेजों के उन मॉडर्न बिहेवियर को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, उस कल्चर को, उस पैटर्न को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए ये संघर्ष हुआ। तो पर्सिवल स्पीयर का ये कहना है, जिन्होंने वर्ल्ड कल्चर के बारे में विभिन्न तरीके से अध्ययन किया हुआ है और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उनमें से उनका ये विचार ये था। अगले थे जॉन ब्रूस नार्टन। जॉन ब्रूस नार्टन ने इस घटनाक्रम के बारे में, इस जो 1857 के अंदर जो कुछ भी घटित हुआ उसके बारे में कहा है कि ये सैनिक विद्रोह नहीं था, जैसा कि कुछ इतिहासकारों ने या कुछ विचारकों ने ये विचार दिया है कि ये मिलिट्री रेवोल्ट था, लेकिन वो ये कहते हैं ये मिलिट्री रेवोल्ट नहीं था, ये सिविल रेवोल्ट था। इसको वो सिविल रेवोल्ट की संज्ञा देते हैं, यानी नागरिक विद्रोह था। नागरिक विद्रोह को इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें केवल सैनिकों ने भाग नहीं लिया था, बल्कि व्यापारियों ने, मजदूरों ने, धार्मिक लोगों ने, राजनेताओं ने, शासकों ने, तमाम तरीके के लोगों ने इसमें भाग लिया था, इसलिए इसको वो नागरिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। अब इसके बाद जो एक अंग्रेज सेनापति थे, वैसे तो अंग्रेजों के मुख्य सेनापति थे जॉन एनिसन, लेकिन जहां पर भी अलग अलग विद्रोह थे उन विद्रोह में अलग अलग भूमिका निभाने वाले कई एक सेनापति थे। हीरोज थे, सर जेम्स आउटरम थे, लॉरेंस थे, हेनरी थे और मुनरो थे, कई लोग थे। तो उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध सेनापति थे सर जेम्स ऑटरम। तो ऑटरम महोदय इस पूरे के पूरे खेल को, इस पूरी की पूरी घटना को किस रूप में देखते हैं, वो ये कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेजों का जो भी सिस्टम था, जो भी व्यवस्था थी, उसको भारतीय लोग स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और उनमें से हिंदू और मुस्लिम जो थे वो उस अंग्रेजों के सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए। इसलिए ये जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुआ वो हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र था अंग्रेजों के खिलाफ, ऐसा वो मानते हैं। इन सेनापति महोदय ने कई स्थानों पर भारत में युद्ध लड़े थे, जिसमें दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये कहते हैं कि कहीं पर हिंदुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र किया, तो कहीं पर मुसलमानों ने किया,
और वो अंग्रेजों को स्वीकार करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये इसको षड्यंत्र की संज्ञा देते हैं, साजिश की संज्ञा देते हैं। इसके बाद कुछ और विदेशी विचारक हैं, जिनमें मेल्सन हैं, प्रोफेसर सीले हैं, जो कि बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे और राजनीतिक विचारों की बहुत व्याख्या की। इनको पॉलिटिकल फिलोसोफर के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। ट्रेवेनियर जो एक विदेशी व्यक्ति था, इसने भी विभिन्न देशों की यात्रा की थी और यात्रा करने के बाद वहाँ के सिस्टम को देखा, वहाँ की घटनाओं को देखा, उनके बारे में विचार व्यक्त किए। तो इन लोगों का क्या कहना था? इन लोगों का कहना था कि ये पूरी तरह सैनिक विद्रोह था। इट वॉज कंप्लीटली मिलिट्री रेवॉल्ट। वो ये कहते हैं कि अगर वो मिलिट्री की घटना घटित नहीं होती मंगल पांडे वाली, तो ये विद्रोह नहीं होता। जिस तरीके से और छोटे मोटे विद्रोह होते रहे थे, चाहे वो किसानों की हों, चाहे सन्यासियों की हों, चाहे भीलों की हों, जाटों की हों, या दूसरी तमाम जातियों को, जिस तरीके से वो जाति पर आधारित थे या संप्रदाय पर आधारित थे या क्षेत्र पर आधारित थे, उसी तरीके से ये छोटा मोटा विद्रोह हो जाता अगर इसमें सेना शामिल नहीं होती। चूंकि इसमें सेना शामिल हो गई और सेना के शामिल होने के बाद धीरे धीरे इसमें भारतीय रियासतों के शासक शामिल होने लगे, फिर उनकी सेना शामिल होने लगी, जिसके कारण से ये सैनिक विद्रोह हुआ। तो इस 1857 की घटना को ये तीनों विद्वान जो हैं वो सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। इसके बाद देखें, अगर हम जर्मनी के अंतर्गत जो साम्यवादी विचारधारक हैं, विचारधारा के लोग हैं या समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो इसको दूसरे रूप में इसकी व्याख्या करते हैं। कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मनी का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसने साम्यवाद को एक नई दिशा दी है, और इसीलिए इसकी साम्यवादी विचारधारा को मार्क्सवादी विचारधारा भी कहा जाता है। उसका परम मित्र था फ्रेडरिक एंजल जो था, इन दोनों ने मिलकर के पूंजी नामक पुस्तक लिखी थी, दास कैपिटल, और उसके आधार पर विचार व्यक्त किए हैं। अपने तमाम सिस्टम के आधार पर विचार इन्होंने व्यक्त किए हैं। विभिन्न देशों के अंतर्गत जो पूंजीवाद का जो विरोध किया है वो इन्होंने किया, और जो कामगार लोगों थे उनको एकत्रित किया। इसने जब कार्ल मार्क्स ने भारत की यात्रा की और भारत के बारे में जब अध्ययन किया, तो इसने कहा कि ये जो 1857 की घटना थी, ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि ये भारत के लोगों के द्वारा अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। तो जिस तरीके से कुछ भारतीय विचारकों ने, जैसे जिसमें वीडी सावरकर हैं, वो इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, उसी तरीके से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने भी इसको स्वीकार किया है। तो ये थे महत्वपूर्ण विचार जो विदेशी विचारकों ने, चाहे वो राजनीतिज्ञ रहे हों, चाहे वो मिलिट्री ऑफिसर रहे हों, चाहे वो इतिहासकार रहे हों, विश्लेषक रहे हों या राजनेता रहे हों, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं भारत की इस 1857 ईस्वी में घटित हुई घटना के संबंध में। तो ये थे महत्वपूर्ण विचार। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसका अध्ययन करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरीके की रोचक जानकारी और महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप अध्ययन करते रहिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।